Good morning, dear students. I am going to teach you about another topic of respiratory system, that is the bronchiectasis. सो डायग्राम से देख के समझ में आ रहा होगा आप लोग, यहाँ पर एक नॉर्मल लंग है, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें नॉर्मल सेल वॉल भी नॉर्मल है और देयर इज़ नो म्यूकस प्रोडक्शन, नॉर्मल म्यूकस प्रोडक्शन है. बट इन द ब्रोंकिएक्टासिस यू कैन सी हियर दैट इज डैमेज्ड सेल वॉल इज़ देयर एंड इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन. ओके, so now next is about the definition of bronchiectasis. So bronchiectasis is a chronic irreversible dilatation of the bronchi and the bronchioles. So क्या है bronchiectasis? आप डायग्राम से ही समझ जाएंगे. chronic irreversible dilatation, डायग्राम में देखेंगे आप. क्रोनिक है दैट मीन्स बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, और इरिवर्सिबल है यानी कि ये डायलेटेशन क्या नहीं हो सकता बेटा, ठीक नहीं हो सकता. एंड ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का परमानेंट क्या हो जाता है, डायलिटेशन हो जाता है विद द म्यूकस प्रोडक्शन. सो ब्रोंकिएक्टासिस इज अनदर डेफिनेशन इज देयर. ब्रोंकिएक्टासिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय परमानेंट एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ वन और मोर लार्ज ब्रोंकाई. सो ब्रोंकिएक्टासिस क्या है, परमानेंट एंड एबनॉर्मल डायलिटेशन है जो लार्ज ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल्स का. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन. नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. ठीक है, जो मैंने पहले ही दिखाया, आपका हेल्दी एयरवे दिख रहा है आपको, है ना, एयर की एंट्री नॉर्मल है. बट ब्रोंकिएक्टासिस में देखिए एयरवेज डायलेट हो गई हैं, देयर इज़ म्यूकस प्रोडक्शन इज़ देयर. सो एयर की एंट्री जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है ना. आपका एयर का फ्लो को आप देखिए, प्रॉपरली जो एयर है बिकॉज ऑफ द म्यूकस और आपका जो पैसेज वे है डायलेटेड, दैट्स वाई जो एयर एंट्री है लंग्स के अंदर में वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है. सो नाउ नेक्स्ट इज़ द ईटियोलॉजी. सो अबाउट द ईटियोलॉजी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है इसका मेजर कॉज, है ना. डिफ्यूज़ एयरवे इंजरी हो सकती है. पल्मोनरी इन्फेक्शन जो हमने पढ़ा था, निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जो हमने पढ़ा था. नाउ जेनेटिक डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हमने पढ़ा हुआ है ना. देन अबनॉर्मल होस्ट डिफेंस, जब पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है और उसको बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण से म्यूकस का प्रोडक्शन बार बार हो रहा है, एंड दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू डायलेटेड ब्रोंकाई. And last cause is the idiopathic cause, that is cause is unknown. So इसको हमने शॉर्ट में समराइज़ किया हुआ आपका एटियोलॉजी को. ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन मेजर है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम इज़ देयर, नाउ नेक्रोटाइजिंग निमोनियास एंड मिसलेनियस, है ना. सो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन में कोई फॉरेन बॉडी या ट्यूमर आ गया है जिसके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. कंजेनाइटल कॉजेस में सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने पढ़ा था, एयरवे का फाइब्रोसिस हमने पढ़ा था. फिर आपका कार्टाजिनर सिंड्रोम है, दैट इज़ ट्रायड ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस, है ना. सो पर्सन को आपका ये बाई बर्थ ही पर्सन को कार्टा टर्नर सिंड्रोम रहता है, जिसमें परमानेंटली जो ब्रोंक्यूल्स है वो कैसे रहते हैं, बाई बर्थ ही डायलेटेड रहते हैं. नो नेक्रोटाइजिंग निमोनियास हैं, हमने निमोनिया पढ़ा था जिसमें मेन जो लंग पेरेन्काइमा है और जो एल्वुलाई है उसको डैमेज करने की कोशिश करता है आपका जो न्यूमोकोकाई है. सो नेक्रोसिस कॉज करता है. सो बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपका नेक्रोटाइजिंग निमोनिया कॉज करते हैं, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एस्परजिलस एंड द इन्फ्लुएंजा वायरस. एंड जो मिसलेनियस कॉजेस है बेटा, दैट इज़ SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटिसस. इट इज़ अ काइंड ऑफ आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि खुद के ब्रोंक्यूल्स को क्या करने लगेगा, डिस्ट्रॉय करने लगेगा. सिर्फ सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटिसस जो है सिर्फ वो ब्रोंकाई को ही नहीं इन्वॉल्व करता है, वो अदर ऑर्गन सिस्टम को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है. नाउ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ देयर बिकॉज आर्थराइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, है ना. इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून. नाउ नेक्स्ट, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, जिसके कारण से आपका पर्सन के अंदर में जो बॉडी है वो क्या नहीं कर पाता, इस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को जब रिजेक्ट करता है उसके रिस्पॉन्स में कभी कभी आपका ब्रोंक्यूल्स जो है पर्सन का वो क्या होता है, आपका इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के रूप में वो क्या हो जाते हैं, डायलेटेड हो जाते हैं. सो दिस इज़ द ईटियोलॉजिकल कॉजेस. Now next is clinical manifestation of bronchiectasis. So the hallmark of the bronchiectasis is persistent or recurrent cough with production of large amount of purulent sputum that may exceed 500 ml per day. So आपका जो clinical manifestation हमको दिखाई देता है वो क्या है bronchiectasis का, that is recurrent, बार बार कफ होता है पर्सन को, और लार्ज अमाउंट में जो पुरुलेंट स्पूटम है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और इसका अमाउंट यहाँ पे दो है, दैट इज़ 500 ml पर डे के हिसाब से जो स्पूटम है वो प्रोड्यूस होता है. नाउ मे पेशेंट विद दिस डिसीज़ हैव हेमेप्टिसिस,
कफिंग ऑफ ब्लड कर सकता है। हिज और हर नेल इज क्लबिंग ऑफ फिंगर्स जो है वो क्या हो गया आपको दिखाई देती है। क्लबिंग मतलब आप लोग डायग्राम निकाल के देखिएगा, आज नेट पे देखिएगा, मैंने इसमें डायग्राम डाउनलोड नहीं किया है। क्लब हो जाते हैं फिंगर्स और नेल बिकॉज रेस्पिरेटरी क्या हो रही है, इंसफिशियंसी डेवलप हो रही है। नाउ डिज्निया डेवलप होता है पर्सन को, एंड वीजिंग एंड प्लूराइटिक चेस्ट पेन। Now other symptoms are there, that is change in the sputum production, increased dyspnea, increased cough, fever में भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है वीज, मैलेस, फटीग, लेथार्जी और डिक्रीज्ड टॉलरेंस हो सकता है, रिड्यूस्ड पल्मोनरी फंक्शन, चेंजेस इन द चेस्ट साउंड एंड न्यू रेडियोग्राफिक चेंजेस। मेनली डायलिटेशन है जो वो क्या होते जाता है, एक्सरे जब देखेंगे म्यूकस प्रोडक्शन मोर दिखता है, डायलिटेशन जो है ब्रोंकाई का वो हमको ज़्यादा दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी। सो अबाउट पैथोफिजियोलॉजी, आप लंग में देखिए इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण से इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेस हुआ, जो नीचे एरो आया है, और उसके कारण से आपका मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें हो रही है, न्यूट्रोफिलिक प्रोटीएज आ रहा है, साइटोकाइंस आ रहा है, देन रिएक्टिवेज 2 आ रहा है, ठीक है। सो ये सब जो है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को क्या करते हैं, शो करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। इन्फेक्शन इज अलॉन्ग विद द इम्पेयर्ड ड्रेनेज, इन्फेक्शन हो गया और जो म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो गया जिसके कारण से प्रॉपरली क्या नहीं हो पा रहा है, वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, क्रोनिक इन्फेक्शन होगा, है ना, और जो अबनॉर्मल जो डायलिटेशन है क्या कॉज करेगा, ब्रोंकाई का कॉज करेगा। अब यहाँ पर नीचे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो करने वाले जब इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जब रिलीज हो गए, सो दैट विल लीड टू ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन। आपका जो लाइनिंग है आपका जो ब्रोंकाई का और जो म्यूकोसा है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे और वो अल्टीमेटली एडिमा कॉज करता है और अल्सर कॉज करता है। सो इट विल ऑल्सो लीड टू permanent abnormal dilatation of the bronchi, that is called the bronchiectasis. So इन्फेक्शन हुआ, क्रोनिक इन्फेक्शन से म्यूकस प्रोडक्शन हुआ जिसके कारण से भी डायलेट हो जाती है। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के कारण जो इन्फ्लामेशन म्यूकस मेम्ब्रेन में हुआ है और एडिमा जो डेवलप हुआ है, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू, वो भी क्या करता है, ब्रोंकिएक्टासिस कॉज करता है, दैट इज़ द abnormal dilatation of the bronchi, ठीक है। सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी। इसका समरी एक हम लोग पढ़ लेंगे पैथोफिजियोलॉजी का। ब्रोंकिएक्टासिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय परमानेंट abnormal dilatation of one or more large bronchi. The pathophysiologic changes that results in dilatation is destruction of the elastic and muscular structure supporting the bronchial wall. So जो inflammatory response हुआ है उसमें नॉर्मली जो ब्रोंकाई के इलास्टिक एंड मस्कुलर जो स्ट्रक्चर होते हैं ब्रोंकियल वॉल के, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और इलास्टिक फाइबर एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो आपको समझ में आता है कि वापस वो क्या नहीं हो सकता, रिकॉइल नहीं हो सकता, इसलिए वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, इसलिए परमानेंटली जो ब्रोंकाई है वो क्या हो जाता है बेटा, डायलेटेड हो जाता है। दिस डिसीज प्रोसेस रिजल्ट इन अ रिड्यूस्ड एबिलिटी टू क्लियर द म्यूकस फ्रॉम द लंग एंड डिक्रीज्ड एक्सपीरेटरी एयर। सो इस प्रोसेस के कारण क्या होता है, बिकॉज डायलेटेड हो गया है एयर वे, म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, म्यूकस प्रॉपरली क्या नहीं हो पाता है, क्लियर आउट नहीं हो पाता है लंग से, और एक्सपिरेटरी एयर का भी जो अमाउंट है जब एक्सहेल करता है पेशेंट, वो भी अमाउंट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण से आपको ब्रोंकिएक्टासिस सिम्टम जो है वो क्या होते हैं, शो होते हैं। Now next is the assessment and diagnostic finding. So in the assessment and diagnostic finding there is history taking, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करना है हमको, ऑस्कल्टेट करना है चेस्ट को, देन चेस्ट एक्सरे लेना है, फिर नेक्स्ट है HRCT दैट इज़ हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें आपका ब्रोंकिएक्टासिस बहुत अच्छे से डायग्नोस हो जाता है बिकॉज जो डायलेटेड ब्रोंकाई है अच्छे से हमको HRCT में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। हाई रिजोल्यूशन मतलब थोड़ा और ज़्यादा स्टैंडर्ड से और प्योर कट सेक्शन इमेजेस जो हमको क्या करता है, ये HRCT प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो आपका ब्रोंकियल डायलेशन है कि नहीं, ये बहुत अच्छे से आपका HRCT के थ्रू ही क्या हो सकता है, कन्फर्म हो सकता है। सो नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट पार्ट। सो ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव आर promote bronchial drainage to clear the excessive secretions from affected portion of the lung and prevent control infection. So मेन जो ट्रीटमेंट गोल है वो क्या है, ड्रेनेज हो, प्रॉपरली क्लियर कर सके हम लोग एक्सेसिव म्यूकस को और जो अफेक्टेड लंग पोर्शन है, और मेन जो एम है दैट इज़ द इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा तो म्यूकस का प्रोडक्शन कम होगा, जिससे एयरवे जो क्लियर आउट नहीं कर पा रहा है म्यूकस को, वो चीज़ उतना ज़्यादा पर्सन को क्या नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। नाउ सो द मेडिकल मैनेजमेंट इंक्लूड, फर्स्ट इज़ द पोस्चुरल ड्रेनेज, आपने पढ़ा है शायद पोस्चर ड्रेनेज, पोस्चर के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, जो म्यूकस है उसको क्या करना है,
है, म्यूकोप्रोडेंट जो स्पूटम है, जो कफ है, उसको क्या करना है आपको पोस्चर्स दे दे के क्या करना है, पोस्चरल ड्रेनेज प्रोसीजर है जिसमें विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर पोजीशन हम देते हैं, जिसके थ्रू ड्रेनेज को फैसिलिटेट करता है ना, थ्रू द ग्रेविटी ऐसा पोजीशन दिया जाता है ताकि म्यूकस अपने आप क्या हो सके, ड्रेन आउट होकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर आए। सो नेक्स्ट इज द म्यूकोप्रोडेंट स्पूटम आर रिमूव्ड बाय ब्रोंकोस्कोपी। कभी कभी बहुत सीवियर कंडीशन हो जाता है, सो ब्रोंकोस्कोपी करके हमको स्पूटम को बाहर निकालना पड़ता है। नॉ चेस्ट फिजियोथेरेपी देना है इंक्लूडिंग पॉस्चरल ड्रेनेज एंड परकशन आर इम्पॉर्टेंट, है ना, चेस्ट को परकस करना है पॉस्चरल ड्रेनेज के साथ, चेस्ट फिजियोथेरेपी देना है, जिससे फैसिलिटेट होता है म्यूकस जो है वो प्रॉपरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लूजन होकर के क्या होते हैं, बाहर की ओर आते हैं। स्मोकिंग नहीं करना है पर्सन को, स्मोकिंग को कम्प्लीटली स्टॉप करना है। एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देनी है अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी टेस्टिंग। वैक्सीनेशन देना है पेशेंट को अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल निमोनिया। देन पर्सन को हम ब्रोंको डायलेटर्स देंगे, ऑलरेडी डायलेटेड हैं बट म्यूकस प्रॉपरली बाहर नहीं आ पा रहा है, पर्सन को डिज्निया एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, सो हम पर्सन को ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं। नो एनकरेज पेशेंट टू परफॉर्म इफेक्टिव कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, है ना, सो पर्सन जब डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज करेगा तो वो प्रॉपरली एयर इन एंड आउट भी कर पाएगा, साथ में कफ करके स्पूटम को क्या कर पाएगा, वो बाहर निकाल पाएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। सो पेशेंट को जब तक मना नहीं किया गया है तब तक आप उसको प्रॉपरली हाइड्रेट करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर्स पर डे फ्लूइड पर्सन को क्या करना है, लेना है। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट दी सर्जिकल मैनेजमेंट। सो सर्जिकल जो मैनेजमेंट है, इंटरवेंशन आर बहुत कम यूज़ होता है। जो मेन गोल है वो है आपका पल्मोनरी टिश्यूज़ को क्या करना, कंजर्व करना, है ना। सो मेन जो सर्जिकल मेशर्स जो यूज़ होते हैं पेशेंट के कंडीशन के अपॉन वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट है आपका सेगमेंटल रिसेक्शन। सो एक जो अफेक्टेड सेगमेंट ऑफ लोब है उसको कट करके रिमूव करते हैं। नौ लोबेक्टोमी, दैट इज रिमूवल ऑफ अ लंग लोब। लोब जो इन्वॉल्व हुआ है, जहाँ पर ब्रोंकाइटिस डेवलप हुआ है, उस लोब को लंग का क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और लास्ट है न्यूमेनेक्टोमी, दैट इज़ परमानेंटली रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग। जो एक लंग है जो कम्प्लीटली अफेक्ट हो गया है, दूसरा लंग अगर नहीं अफेक्ट हुआ है तो उस क्या करते हैं, एक एंटायर लंग को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कभी कभी बहुत सीवियर कंडीशन में अगर दोनों लंग रिमूव करना है तो उसके लिए अल्टीमेटली यही बच जाता है कि पर्सन को क्या करना पड़ेगा, फिर लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो बहुत रेयर है, बहुत आपका लंग ट्रांसप्लांट जो है ब्रोंकाइटिस पेशेंट में बहुत कम करते हैं। पर्सन जो है अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, आपका प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके, प्रॉपर डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज करके अपना लाइफस्टाइल वो क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। नाउ अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। सो जो मेन नर्सिंग मैनेजमेंट है दैट इज़ अलिविएटिंग एंड हेल्पिंग पेशेंट क्लियर द पल्मोनरी सिक्रेशन। हमको टीच करना है पेशेंट को, है ना, स्टॉप सीजेशन को स्टॉप करने के लिए बोलना है, ठीक है ना। फैमिली मेम्बर्स जो है उनको आपको टीच करना है कि कैसे पॉस्चरल ड्रेनेज हम लोग करते हैं ताकि जो ड्रेनेज है वो फैसिलिटेट हो सके रेस्पिरेटरी सिस्टम से ना। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से पर्सन को हमको एक्सपोज नहीं करवाना है, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। नाउ पेशेंट शुड टॉट अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिसऑर्डर, सो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉम्प्टली। सो हमको टीच करना है साइन एंड सिम्टम्स के रिगार्डिंग पेशेंट को, ताकि अगर ऐसा कुछ सिम्टम दिखाई दे तो इमीडिएटली हम उसको ट्रीट कर सकें और आपका इन्फेक्शन जो है वो फर्दर और ज़्यादा आगे ना बढ़े। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट आगे कंटिन्यू होता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस में डिक्रीज द पेशेंट्स एपेटाइट एंड रिजल्ट्स इन inadequate डाइटरी इनटेक। Therefore, the patient's nutritional status assessed and strategies to improve ensure to adequate nutrition. So, पेशेंट को आपको एडिक्वेट डाइटरी इनटेक देना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को मैनेज करना है, एडिक्वेट फ्लूइड उसको क्या करना है, हमको प्रोवाइड करना है। नाउ मेंटेनिंग द हाइड्रेशन पर डे 3 लीटर्स। हमको असिस्ट करना है पेशेंट को पॉस्चरल ड्रेनेज में एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी में, एंड एनकरेज करना है पेशेंट को ताकि वो डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्सन को रेस्ट लेना है, ठीक है। नाउ दिस इज़ अबाउट दी ब्रोंकाइटिस। थैंक यू।